Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों के क्लासेस चला रहा हूँ और मैं ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर दोनों के रेगुलर यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ। और यदि आपको उन प्रैक्टिस क्वेश्चन की फुल डिस्क्रिप्शन के साथ PDF लेनी है तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470 पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस जो कि ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से करवाया जाएगा यहाँ पर, जिसमें जो मेरा ज्योग्राफी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए, स्कूल लेक्चरर के लिए, TGT के लिए, PGT के लिए, नेट जेआरएफ के लिए और सेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं इन सभी एग्जाम्स के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ ज्योग्राफी का, और आप यदि उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। इसी के अलावा नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी सेट, नेट जेआरएफ और सेट का फर्स्ट पेपर के लिए भी मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ जिसके कॉन्टैक्ट नंबर वही हैं। इसके अलावा जो मेरे दोनों व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनका टारगेट है कि आपका 75% प्लस का स्कोर हो, और मैं पढ़ाते वक्त ये दोनों रूल फॉलो करता हूँ जो आप खुद पढ़ लेना, आपके सामने है बिल्कुल, थोड़ा सा तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो आप सबके सब, ठीक है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। हमारा जो आज का प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 30, 30वां चैप्टर है जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन हैं जो 10 मार्क्स के हैं। आप इसको 20 मार्क्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो नेट की तरह, एग्जाम की तरह। और यदि आपके 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो नेट है, और यदि आपके 7 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो जेआरएफ है। और ये है जो नेट जेआरएफ और सेट दोनों के एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए और बिना मेरा टाइम वेस्ट किए हुए। तो उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल के ऊपर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और ऐसे ही जो 29 चैप्टर हैं उनको देखो, और भी आगे बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करवाऊँगा मैं, उन सभी को भी देखना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे मेरे सारे के सारे, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इनका लिखने की कोशिश मत करो, नोट्स मत बनाओ, इनको यहीं पर याद करने की कोशिश करो। और यदि फिर आपको लगे कि आज इसका हमें नोट्स बनाना चाहिए तो आप मेरे जो कांटेक्ट नंबर थे उनके ऊपर मेरे से कांटेक्ट करके और इन सभी क्वेश्चंस की PDF ले सकते हो, ठीक है। उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी यहीं पर ही तैयारी हो जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं 345वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। दूसरा है प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या से संबोधित किए जाने की आवश्यकता है। और तीसरा है पाठ योजना बनाना और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। और चौथा है ऑल ऑफ दिस। अब भाई यहाँ पर आपको सही आंसर का पता चलाना है क्या है। थोड़ी सी मेहरबानी करके इसका आंसर एक बार सोच लो, आप बताना मत, लेकिन सोच सकते हो आप, फिर मैं बताता हूँ। और नोट करना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो, ठीक है। तो भाई लोगों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए आपका। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान को बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 246वां क्वेश्चन कि शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। ऑप्शन ए है कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग करते हैं।
विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। और बी और सी दोनों। अब भाई यहाँ पर आप सही आंसर बताओ कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, फिर मैं तो बताऊंगा आपको। तो देखो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। अब आता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 247वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यहाँ पर कि नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। ऑप्शन ए है अनुदेशों के प्रारंभ में विद्यार्थियों का कार्य निष्पादन, अनुदेशों के दौरान अधिनियम की प्रगति और विफलता, अनुदेशों के अंत में उपलब्धि की स्थिति, अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान। तो इस क्वेश्चन का प्लीज सही आंसर बताने की कोशिश करें, फिर इसका सही आंसर मैं बताऊंगा आपको। तो देखो नैदानिक मूल्यांकन है जो अभिनिश्चित करता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है कि जो नैदानिक मूल्यांकन है वो अनुदेशों के दौरान अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान का अभिनिश्चित करता है। ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा विफलताओं को चिन्हित करना, साथ ही साथ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थियों के अनुकूल और भी बेहतर स्वरूप प्रदान करना। मूल्यांकन का उद्देश्य है विद्यार्थियों की उपलब्धि और अनुपलब्धि को चिन्हित करना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थियों के अनुकूल और भी बेहतर स्वरूप प्रदान करना, जिससे विद्यार्थियों का अधिकतम विकास संभव है। नैदानिक मूल्यांकन अनुदेशों के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन है जो अधिगम की सतत समस्याओं के कारण और निदान पर केंद्रित है। ठीक है। यह सतत व व्यापक मूल्यांकन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था 347वां क्वेश्चन। 348वां क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के प्रथम इतिहासकार कौन थे? हिवांग, फाहान, स्मिथ और कलहन। तो भाई लोगों इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कलहन। क्या है? कलहन। देखो 1148 से 1150 के बीच में कलहन मौर्य ने राजतरंगिणी की रचना की थी। कि 1148 से लेकर 1150 के बीच में कलहन मौर्य ने एक पुस्तक लिखी थी राजतरंगिणी नाम से। ठीक है। 349वां क्वेश्चन है कि शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? जून 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और जो ये राजतरंगिणी वाला क्वेश्चन था ये 2003 में आया था। कब आया था? 2003 में, क्योंकि मेरे पास 2003 से लेकर दिसंबर 2019 तक के सभी पेपर अवेलेबल हैं। तो शोध की गहराई निम्नलिखित में से किस एक में निहित है? ऑप्शन ए है शोध का शीर्षक, बी है शोध में व्यतीत समय, शोध द्वारा अर्जित तथ्य और शोध में शामिल स्रोत। तो एक बार खुद बताओ फिर मैं तो बताऊंगा भाई। तो भाई लोगों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि शोध की गहराई है जो शोध द्वारा अर्जित तथ्य में निहित है। शोध द्वारा अर्जित तथ्य का मतलब होता है कि शोध से आप कितनी गहराई से तथ्य ढूंढ रहे हो, शोध में आप कितनी गहराई से तथ्य ढूंढ रहे हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम बुक दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो बहुत डीपली जाकर और एक बहुत ही हाईलाइट मतलब मोटे मोटे पॉइंटों को पढ़ते हैं।
जब हम मोटे मोटे पॉइंटों को पढ़ते हैं तो हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, और जब हम बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों को भी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, बुक की बहुत गहराई में चले जाते हैं। बिल्कुल वही है, हम बुक की गहराई में गए तब क्या ढूंढा हमने, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट ढूंढे जो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं। और शोध की गहराई में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम किस तरीके का तथ्य अर्जित कर रहे हैं। भाई आप मोटी मोटी लाइन आपको याद है, एक बुक में आपको मोटी मोटी लाइन याद है जो बिल्कुल हाईलाइट पॉइंट है, तो उसका मतलब क्या है, आपने बुक को ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ा। और यदि आपको बुक में सब कुछ याद है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें भी याद है, तो उसका मतलब क्या है कि आपने बुक को बहुत गहराई से पढ़ा है। सही है ना, कि आपने बुक को बहुत गहराई से पढ़ा है। अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लो। वैसे अप्लाइड रिसर्च है, वैसे मैं यहाँ पर चारों रिसर्चों के बारे में बता रखा हूँ, बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, ऑब्जर्वेशन और अप्लाइड रिसर्च। तो आप इसका आंसर मत मानना वरना गलत कर दोगे, मेरे चक्कर में कुछ नहीं जाएगा, आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और वैसे भी यहाँ पर गलत हो जाएगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 350वां क्वेश्चन है कि यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधनीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक तथा प्रभावशील होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण है। बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंट रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और ऑब्जर्वेशन। बताओ भाई, अप्लाइड रिसर्च तो है नहीं यहाँ पर, यदि कोई सोच रहा हो सॉल्यूशन में देख के तो ये फीलिंग तो हटा दो। अब 3 में से आपको बताना है कि बाकी जो 3 बचे हैं उनमें से कौन सा सही है। तो भाई लोगों, यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अप्लाइड रिसर्च। क्या है, अप्लाइड रिसर्च ही यहाँ पर सही आंसर है। तो हम इसका जो डिटेल है वो पढ़ लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम व्यवहारिक अनुसंधान भी बोलते हैं, ये नवीन तथ्यों का संकलन करता है और खोज करता है। जो व्यवहारिक अनुसंधान होता है उसमें हम नवीन तथ्यों की खोज करते हैं, उनको एकत्रित करते हैं, इनके आधार पर पुराने सिद्धांतों की जांच की जाती है। जो अप्लाइड रिसर्च है उसमें नवीन तथ्यों को एकत्रित किया जाता है, उनकी खोज की जाती है और उन्हीं के आधार पर पुराने सिद्धांतों की जांच की जाती है तथा नवीन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। अवधारणाओं की व्याख्या व स्पष्टीकरण करता है। जो अप्लाइड रिसर्च है वो अवधारणाओं की व्याख्या करता है, उनका स्पष्टीकरण करता है, अनुसंधान की प्रविधियों एवं उपकरणों आदि का निर्माण व जांच करता है। अनुसंधान की प्रविधियां, उपकरणों आदि का निर्माण करता है व जांच करता है। व्यवहारिक अनुसंधान का महत्व सामाजिक समस्याओं के साथ सीधा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है कि मैं एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ कि आपके गांव में कोई शोधकर्ता किसी एक सामाजिक समस्या जैसे बेरोजगारी, बाल विवाह, बलात्कार आदि का रिसर्च करता है, तो उसका रिसर्च निम्नलिखित में से कौन से रिसर्च से संबंधित है, कौन से रिसर्च से संबंधित है। तो भाई इस कंडीशन में इसका करेक्ट आंसर है व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। ठीक है। यह अनुसंधान समस्याओं के कारणों का अध्ययन करके समाज की अनेक समस्याओं को नियंत्रित तथा उन्मूलन करने में काफ़ी योगदान देता है। कि जो व्यवहारिक अनुसंधान है वो समाज की समस्याओं को नियंत्रित करता है और उनको हटाने में काफ़ी योगदान देता है। अब आ जाओ भाई, 351वां क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय कौन से राज्य में है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बताओ भाई सही आंसर क्या होगा। तो देखो मैंने 2 बार आपको आंसर दिखा दिया है, चीटिंग मत करना। देखो भाई इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। किसमें? हरियाणा में। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 23 मई 2013 को बिनोला, गुड़गांव, हरियाणा में भारत का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भारतीय
राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। कि जो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने 23 मई 2013 को हरियाणा के गुड़गांव में बिनोला नामक स्थान पर भारत का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह पूर्णतः स्वायत्त संस्था है। इसे संसद के अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। जो इस विश्वविद्यालय के विजिटर कौन है? राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति हैं जो इस विश्वविद्यालय के विजिटर होते हैं, और रक्षा मंत्री इस विश्वविद्यालय के चांसलर होते हैं। दोनों ध्यान रखना है कि जो भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है उसके विजिटर कौन है? राष्ट्रपति। चांसलर कौन है? रक्षा मंत्री। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। नालंदा बिहार में। कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है जो कि बिहार में। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 352वां क्वेश्चन है, नेट किस स्वायत्त संस्था के अंतर्गत स्थापित हुई? ICSSR, CSIR, UGC और AICTE। बता दो भाई इसका आंसर। मैं बताता हूँ ऑप्शन से। यूजीसी की जो नेट है NAAC, वो यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। नेट नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। नेट यूजीसी का एक स्वायत्त संस्थान है। नेट को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। जो नेट है उसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, और इसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद। नेट उच्च शिक्षा एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं का आकलन एवं प्रत्यायन का कार्य करती है। नेट की स्थापना शिक्षा नीति 1986 के तहत 1914 में हुई थी। जो नेट की स्थापना थी वो शिक्षा नीति के तहत 1994 में हुई थी। नेट का ऑफिस बेंगलोर में है, और इस संस्था की जो कार्यपालक हैं वो है प्रोफेसर CS शर्मा। नेट का प्रयोग किसी भी शैक्षिक संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। यदि आपको किसी भी शिक्षण संस्था की गुणवत्ता की स्थिति को जानना है तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे? नेट का। नेट का मुख्य कार्य है कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर तक पूरा कर रहा है। कि नेट का मुख्य कार्य है कि कोई भी शैक्षिक संस्था या विश्वविद्यालय प्रमाणन एजेंसी के द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानकों को किस स्तर पर पूरा कर रहा है। 353वां है, नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत संख्या का पता चलाओ। यहाँ पर संख्या है 10, 14, 28, 32, 64, 68 और 132, और ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है 28, 75, 64 और 132। यहाँ पर आपको गलत संख्या का पता चलाना है, तो भाई यहाँ गलत संख्या 132, ऑप्शन डी। मैं बता देता हूँ कैसे। ये संख्या लिखी हमने 10, 14, 28, 32, 64, 128 और 132। 10 में 4 जोड़ा 14, 14 को 2 से गुना किया 28, 28 में 4 जोड़ा 32, 32 को 2 से गुना किया 64, 64 में 4 जोड़ा 68, 68 को 2 से गुना किया 136। बिल्कुल समझ में आ गया। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है 136। हमने क्या किया है, पहले 4 जोड़ा है, फिर 2 से गुना किया है, फिर 4 जोड़ा है, फिर गुना किया है 2 से, फिर 4 जोड़ा है, फिर 2 से गुना किया है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। GH, JL, NQ, SW और YD, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्या आएगा। ऑप्शन ए EJ, B
FJ CFL DEL। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके आप आंसर ढूंढो, मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ डायरेक्ट। देखो ये है हमारा क्वेश्चन जिसमें हमने पहले इन पेयरों को लिखा, GH को लिखा, GL को लिखा, NQ को लिखा, SW को लिखा, YD को लिखा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लिखा। इनको हमने अल्फ़ाबेट लेटर में कन्वर्ट कर दिया। G ABCD में 7वें नंबर पर आता है, H ABCD में 8वें नंबर पर आता है, J 10वें नंबर पर आता है, L 12वें नंबर पर आता है, N 14 पर आता है, Q 17वां नंबर पर आता है, S 19वें नंबर पर आता है, W 23वें नंबर पर आता है, Y 25वें नंबर पर आता है और D 4थे नंबर पर आता है। अब हमने क्या किया, G और J दोनों में 3 का अंतर है, फिर J में और N में 4 का अंतर है, N में और S में 5 का अंतर है, फिर S में और Y में 6 का अंतर है। यहाँ पर 3 का अंतर, 4 का अंतर, 5 का अंतर, 6 का अंतर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ अंतर कितने का आएगा? 7 का। और यदि हम 25 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 32। और 32 का मतलब यहाँ पर है F। ठीक है, अब बिल्कुल नीचे की लाइन में चलते हैं दूसरे पेयर में। तो देखो भाई, H में और L में 4 का अंतर, L में और Q में 5 का अंतर, Q में और W में 6 का अंतर, W में और D में 7 का अंतर। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या जोड़ेंगे? 8। तो D में 8 जोड़ेंगे तो आएगा L, क्योंकि यहाँ पर 4, 5, 6, 7 और 8 इस तरीके से है अंतर। तो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, देखने के लिए बाय, थैंक्स।